नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन और समय हो गया है कार्यक्रम नमस्कार एमपी का। तो मैं आर्निका जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सजीव फोन इन होता है, यानी आप कार्यक्रम में चर्चा के दौरान हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पर। तो आइए सबसे पहले फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। टीवी स्क्रीन पर भी हमारे फ़ोन नंबर्स उपलब्ध हैं, साथ ही आप नोट भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं 0755 2 660049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो कि है 1800-233-0040। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में। इस कार्यक्रम को हमने कई हिस्सों में बांट रखा है, कई सेगमेंट्स में बांट रखा है। उसके पीछे कारण ये है कि हम नहीं चाहते आपसे कोई भी विषय अछूता रहे, कोई भी ऐसी जानकारी बच जाए जो आपको पता ना हो। तो दर्शकों, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, पहले चरण की तरफ चलते हैं, जो कि होता है आज की तिथि, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी शुभ काम हम तिथि देखकर करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, वैशाख माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। 6 मई 2023 आज की तारीख और दिन है शनिवार का। तिथि जानने के बाद अगला सेगमेंट होता है इतिहास का, क्योंकि इतिहास जानकर ही हम भविष्य की तैयारियां कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था 6 मई के दिन इतिहास में। 1733 में लंदन में पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच आज के दिन खेला गया था। 1840 की बात करें तो ब्रिटेन में पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक आज के दिन ही जारी हुआ था। 1964 में भारत के प्रसिद्ध तैराक खजाक सिंह जी का जन्म हुआ था। और 1994 की अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में आज के दिन ही चुना गया था। तो ये तो बात हो गई इतिहास की। इतिहास की जानकारी तो मिल ही गई आपको। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि होता है सुविचार के बारे में, विचारों की शुद्धि करने का विचार। जी हाँ, तो आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं पर विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जी हाँ, तो विचारों की बात है, विचार दूर तक जाते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं। दर्शकों, अगर शहर की बात हो रही हो, शहर की बात अगर चल रही हो और अगर आप देखें कि चौड़ी सड़कें हैं, चकचकांद वाली रोशनी है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो ये कल्पना हो जाती है किसी शहर की। पर इन सभी के साथ अगर आपको देखने मिले हरियाली, सुकून, शांति, तालाबों का किनारा, तो अपने आप समझ जाइए कि बात हो रही है हमारे अपने शहर भोपाल की। जी हाँ, जैसे लोग स्मार्ट हुए, फ़ोन स्मार्ट हुए, शहर भी स्मार्ट हो रहे हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है, स्मार्ट सिटी बनता भोपाल, हमारा अपना शहर। तो इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है तो चर्चा के जो विशेषज्ञ होंगे वो भी इसी बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्री किशन सूर्यवंशी जी, जो कि नगर पालिक निगम भोपाल के अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और दर्शकों, क्योंकि हमने बात करी कि बात है हरियाली की भी हो रही है, जानते हैं हमारा शहर हरा भरा है, पर इसे बनाए रखने के लिए, इसके संरक्षण के लिए भी काम करना जरूरी है। तो ऐसा ही काम करने वाली एक जो मेहमान है हमारे साथ, उनसे भी आपका परिचय करवा देती हूँ। वो हैं सुश्री साक्षी भारद्वाज जी, जो कि वनवास नामक संस्था की संस्थापक हैं और वनों के संरक्षण से जुड़ा काम वो करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत हम जरूर करेंगे स्मार्ट सिटी के सवाल से। तो आप बताइए सर कि स्मार्ट सिटी की क्या मोटिव रहे हैं, क्यों स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की गई, और नगर निगम का क्या रोल रहेगा स्मार्ट सिटी बनाने में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब भारत के अंदर एक विचार को सबके सामने रखा कि हमें देश में 100 से अधिक स्मार्ट सिटियां बनानी हैं, उसके पीछे मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का मंतव्य ये था कि दुनिया जो भारत को कभी दीनहीन गरीब देश के रूप में देखती थी और विश्व मंच पे भारत को आज भी पिछड़ा हुआ देश मानते थे उस समय, तो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी कि देश के अंदर 100 से अधिक स्मार्ट सिटियां बना करके भारत को एक विकसित डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर सकें, उसी का परिणाम है कि देश में विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक स्मार्ट सिटियों पर काम चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद
भारत की एक नई विकसित तस्वीर दुनिया के सामने आएगी कि भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे है, नागरिकों की सुविधाओं में सबसे आगे है, सुरक्षाओं में सबसे आगे है। इस प्रकार की सोच के आधार पर जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं आम नागरिकों को मिल सके, ऐसी सिटी, स्मार्ट सिटी, इस कल्पना के पीछे प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है वो था। और आज हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटियाँ सब जगह आकार लेने लगी है। तो निश्चित रूप से जब पूरी तरह से ये स्मार्ट सिटी आकार ले चुकी होगी, तब भारत एक नया विकसित देश के रूप में हम सबके सामने दिखाई देगा। इसके अलावा भी भारत निरंतर हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो दुनिया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही है और निश्चित रूप से भारत आज विकसित देश की श्रेणी में अग्रसर हो रहा है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी कि विकासशील देश से विकसित देश का सफ़र जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा जहां हर सिटी स्मार्ट सिटी का रूप लेगी। तो आगे बढ़ते हैं साक्षी जी की तरफ। और साक्षी जी, जैसा कि आप जंगलवास नामक संस्था चलाती हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आखिर जंगलवास संस्था क्या है और क्या काम करती हैं आप इसके ज़रिए। जी, जंगलवास एक बेसिक कंसेप्ट था। 2018 में इसको मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था अपने घर से 800 स्क्वायर फीट में, और 2021 में एक रजिस्टर्ड LLP के तहत दर्ज हुई। इसमें हम पॉकेट जंगल, ऑक्सीजन स्टेशंस और अर्बन जंगल्स क्रिएट करते हैं सिटीज़ के बीच में। कंक्रीट जंगल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जो हीट जनरेट होती है इन जंगल्स में, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ऐसी जगहें चाहिए, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन के लिए आपको ऐसी जगहें चाहिए जो एक इकोसिस्टम डेवलप करे, और वहाँ पे इस पर्टिकुलर जंगलवास का वही काम है। तो बेसिकली जंगलवास में हमने 4000 पेड़ पौधों का एकत्रीकरण किया है, जिसमें विशेषता ये है कि उसमें 4000 जो पेड़ पौधे हैं उनमें 450 प्रजातियां हैं, जिसमें 150 ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्ति या विलुप्ति के कगार पे हैं। और ये सारी 450 ऐसी प्रजातियां हैं जिसको हमने रिसर्च करके ढूंढा है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द ग्लोब, हम कहें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, जिनकी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे हम 10 मनी प्लांट्स लगाएंगे, उनके बदले क्या हम कोई एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ एक पेड़ लगा करके उसका मतलब ऑक्सीजन USP को मेंटेन कर सकता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे जंगलवास को डेवलप किया है। और ख़ास बात इसमें यह है कि हमने जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हमने यूज़ करके इसका पूरा निर्माण किया था, जिसके तहत हमें 2021 में एक नेशनल रिकॉर्ड भी मिला था, जिसमें हमने वर्टिकल जंगल डेवलप किया था नारियल की खोल की दीवार में, जो कि प्लास्टिक वर्टिकल वॉल्स का रिप्लेसमेंट है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्य युवा पुरस्कार भी हमको इसी श्रेणी में मिला है, पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता एवं अध्ययन के विषय में। जी, तो कुल मिलाकर वनों के संरक्षण की बात आप करती हैं, वनों को बचाने की बात करती हैं। ऐसे वनस्पति जो विलुप्ति की कगार पर हैं उनको फिर से कहीं ना कहीं उनको जीवन देने का काम आप करती हैं। यही साक्षी जी मेरे ख्याल से आपके जंगलवास का मूल मंत्र है। जी बिल्कुल। आगे आपसे जानना चाहेंगे सर कि स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं और नगर निगम स्मार्ट सिटी का ही एक हिस्सा है, उनको सहायक तरीके से काम करता है, सहायता देता है। तो अगर हम नागरिक सुविधाओं की बात करें तो उनका किस तरीके से विस्तार हुआ है नगर निगम के अंतर्गत? देखिए, नगर निगम जनता से जुड़ी हुई संस्था है जी। 24 आवर नगर निगम जनता की सेवा के लिए काम करती है। चाहे जल प्रदाय का काम हो, चाहे सीवेज लाइन रिपेयर से मेंटेन निर्माण का काम हो, चाहे पार्कों का निर्माण हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का निर्माण हो। आप देखेंगे कि भोपाल शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की आम सुविधा आम नागरिकों को मिल रही है वो सारे के सारे नगर निगम कर रही है। डेवलपमेंट के काम में रोड नाली को भी नगर निगम बनाता है, तो भोपाल शहर की सभी स्ट्रीट लाइट को भी नगर निगम जलाता है। तो आप देखेंगे कि भोपाल में जो सुंदर पार्क आप देखते हैं उनका निर्माण भी नगर निगम करता है। आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट से लेकर के कुल मिलाकर के आम नागरिकों को जितनी भी सुविधाएं नगर निगम सीमा क्षेत्र में मिल रही है वो सब के सब नगर निगम देने का काम कर रही है। इस साथ साथ स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी मकानों के निर्माण हुए हैं और उन मकानों में भी सभी प्रकार के मकान हैं। आने वाले समय में वो आवंटित जब होंगे तो उसमें भी लोग उन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। आप स्मार्ट सिटी के हमारे कई प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हमारी एक स्मार्ट रोड भी अटल पथ जिसे कहते हैं वो भी आकर्षण का केंद्र है। लोग वहाँ सेल्फी खिंचाते हैं। अभी आप वहाँ पर
प्रधानमंत्री के कचरे से कंचन या कबाड़ से जुगाड़ के कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रुद्रवीणा को इंस्टॉल किया गया है। तो ऐसे एक से एक काम भोपाल नगर निगम नवाचार के माध्यम से भोपाल की जनता को सुविधा देने के लिए कर रही है। जी, कुल मिलाकर नगर निगम के ऊपर पूरे शहर का जो है वो रख रखाव का जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और साक्षी जी, आप हमें बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण की तरफ क्या सोच होनी चाहिए अगर किसी शहर को स्मार्ट बनाने की बात हम करते हैं? जी, जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो हमें स्मार्ट एनवायरनमेंट की भी बात करनी पड़ेगी, और वहाँ आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसका गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके अंतर्गत हमारा भोपाल, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जंगल व्यास का जो काम है उसी के वजह से मैं नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और उसको ताज पे रख कर के मैं इस चीज़ को आपके सामने रख रही हूँ। और इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें सरकार की जो भूमिका है वो एक व्यक्तिगत है, लेकिन आपकी खुद की व्यक्तिगत भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होती है एक शहर को स्मार्ट शहर बनाने में, जिसमें हम, जो मैंने आपको बात बताई कि UNDP का गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, उसमें क्लाइमेट चेंज, मतलब हम जब पर्यावरण के बारे में बात करते हैं और सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल आप सिटीज़ को तो स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन आप पेड़ को ये नहीं कह सकते कि आप ऑक्सीजन के साथ मेरे लिए क्या बोलते हैं नाइट्रोजन भी देना स्टार्ट कर दो, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। पेड़ का जो काम है वो वही करेगा। तो पर्यावरण को संरक्षित रखना स्मार्ट सिटीज़ के ताज पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें 3 एस्पेक्ट्स को बहुत इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसको रिड्यूस कैसे करा जा सके, उसके भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो 2015 में स्मार्ट सिटी का मिशन प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके अंतर्गत। फिर हमारा वेस्ट रिडक्शन कैसे हो सकता है, जिस तरीके से आपने देखा कचरे से कबाड़, कचरे से कंचन, उसका उदाहरण अभी हमारे अध्यक्ष जी ने दिया। उसी के साथ साथ वेस्ट सेग्रीगेशन, गीला कचरा, सूखा कचरा। फिर उसी के साथ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हमने अभी सुना कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही साथ जो उनकी छतें हैं, अगर उन पे सोलर यूनिट इंस्टॉल करा जाता है तो वो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस में उतर करके आएगा, जहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे, ना कि हमें मतलब बिजली की उत्पादन से हमारे कार्बन एमिशन इंक्रीज़ होएगा। फिर इसी के साथ साथ हम पोल्यूशन को कैसे लिमिट कर सकते हैं। पोल्यूशन को लिमिट करना यानी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हमारा काम एप्को कर रहा है, आपने देखा होगा कि शाहपुरा पे जब हम जाते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक मापदंड लगा रहता है। आपको बीच में रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी हैं। जी प्रदीप जी, अपना प्रश्न कीजिए। प्रदीप जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी प्रदीप जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? जी हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना प्रश्न करिए। आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी हाँ हाँ, मेरा प्रश्न है साक्षी भारद्वाज से, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ मैडम, भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। इधर साक्षी ये बताइए, आपने पिछली बार कुछ दिन पहले आपका एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने बताया था कि आपने जो अपना पीजी है वो माइक्रोबायोलॉजी में किया है, फिर आपने माइक्रो पे कुछ प्लांट्स वगैरह आपने डेवलप किए, कुछ एक बायोडाइवर्सिटी या प्लांट डाइवर्सिटी टाइप का कुछ मैनेज किया है इसको, तो एकदम ये माइक्रो से मैक्रो की तरफ कैसे स्विच किया आपने, और आपको इसके लिए इंस्पिरेशन कहां से मिली? बेसिकली क्या होता है कि आपने बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म सुना होगा जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, वो हॉट स्पॉट होते हैं ना, वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होता है, बहुत सारे हॉट स्पॉट होते हैं, तो जो आपने बनाया है ये आर्टिफिशियल हॉट स्पॉट है, और हर प्लांट की अपनी अलग अलग एक तासीर होती है, जहाँ पर वो ग्रो करता है उसको अलग सारी चाहिए, अलग एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन आपने सारे प्लांट्स को एक जगह लाकर वो किया, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई क्या इसमें, बताइए? और ये आपने स्विच कैसे किया माइक्रो टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एकदम माइक्रो? जी, मैं आपको, प्रदीप जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपको विषय के बारे में काफ़ी जानकारी है, मुझे सुन के अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी से है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। मेरी पीएचडी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में है और मैं करंटली रूटिंग हार्मोन डेवलप कर रही हूँ, जो हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिन पेड़ों के बारे में आपको मैंने बताया, उसी पे मैं अपना अध्ययन कर रही हूँ, और ये मेरा पेटेंटेड मॉड्यूल है। जो बात कही आपने कि ये सारे पेड़ पौधे में लेकर के आई, तो उसको हमने कैसे मैनेज किया, तो बिल्कुल ह्यूमिडिटी हुआ, एयर फ्लो हुआ,
फिर क्या बोलते हैं हीट वेव्स को कंट्रोल करना, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमने इनिशियली कोई भी पेड़ हम लेकर के आते हैं तो बच्चे के समान होता है, तो हमें नहीं पता कि वो कैसे बिहेव और रिएक्ट करेगा। जैसे अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से मेरे पास मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टलेशन का प्लांट है। अब अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का पूरा वातावरण अलग है और हमारे भोपाल मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है, तो उसको कैसे अडेप्ट करा जाए, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले उसको ऐसा मिमिक किया कि उसको ऐसा लगे कि वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में ही है। करीबन 6 महीने तक कंडीशंस को पूरा कंट्रोल किया। आपने टिश्यू कल्चर मेथड्स को सुना होगा, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मैं कुछ पेड़ माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके माध्यम से भी ग्रो कर रही हूँ अब। तो अभी मेरे पास करंटली जो स्पीशीज़ 2018 में लेकर के आई थी मैं जंगलवास में, मेरे पास अब उसकी 8वीं जनरेशन है। तो बेसिकली प्लांट हो चुका है म्यूटेट और वो भोपाल मध्य प्रदेश के क्लाइमेटिक कंडीशन से काफ़ी अच्छी तरीके से एक्लिमेटाइज हो गया है। और ऐसा ही नहीं है, ये तो आपको बताने के लिए है कि मेरे पास 450 प्रजातियाँ हैं। आज की डेट में जब मैं अपने जंगलवास में खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तो अभी ये प्रजाति भी नहीं है, ये प्रजाति भी नहीं है, तो मुझे लेनी है, रखनी है और यहाँ के कंडीशन से उसको एक्लिमेटाइज करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो हॉटस्पॉट्स की बात करी आपने, पॉकेट जंगल्स की आप बात कर रहे हैं, एक तरीके से मैं जो समझ पा रही हूँ, तो पॉकेट जंगल्स में हम अपनी नेटिव स्पीशीज़ तो रखते हैं, साथ ही साथ में इंडिजिनस स्पीशीज़ के साथ एक्जॉटिक स्पीशीज़ का हम समन्वय मिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह की ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी अगर 10 USP है तो इन स्पीशीज़ को मिला करके, क्या इन स्पीशीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके हम वहाँ की ऑक्सीजन USP 20 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जगह तो 800 स्क्वायर फीट है। तो जगह की कमी होने के वजह से हमें वर्टिकली और ओवरहेड ग्रो करना पड़ता है। तो यही पूरा जो चीज़ मैं समझ पाई मैं आपको बता रही हूँ। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से पृथ्वी को दुगने रूप में दे सकते हैं, वही इसका मेन हमारा उद्देश्य है। और आगे किशन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे क्या योजनाएं हैं? क्योंकि स्वच्छता में हम आगे तो बढ़ गए हैं पर मील के पत्थर अभी भी दूर हैं थोड़े। नहीं, हम भोपाल वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज राजधानी देश की स्वच्छतम राजधानियों में शामिल है। बिल्कुल, हम वाटर प्लस सिटी हैं जी, गार्बेज फ्री सिटी का हमें 5 स्टार रैंकिंग मिली है। तो स्वच्छता में भी आप देखेंगे कि भोपाल ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और लगातार हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि भोपाल को नंबर 1 स्वच्छता में लाया जाए। इसके लिए अभी आप देखेंगे कि हमने भोपाल में पिग फ्री सिटी कैंपेन चला रखा है और उसके तहत भोपाल से जो सुअर मतलब यहाँ पर गंदगी भी फैलाते थे, सीवेज लाइन भी जिनके कारण डैमेज होती थी, बीमारियां भी फैलने का भय रहता था, आज भोपाल सिटी से हमने लगभग 80% सुअर को शहर से बाहर कर दिया है। सर बीच में आपको रोकना चाहूँगी थोड़ा सा, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, संजय गोयल जी हैं। जी संजय जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न सूर्यवंशी सर से है। जी, ये भोपाल तो स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतना जो स्मार्ट पार्क बना है ये अपने श्याम हिल के पास में, हेलो सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो इसमें सर ये कुछ शौचालय की कुछ वहाँ पे सुविधा नहीं है। सवेरे शाम को लेडीज लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, तो उसके लिए पे एंड यूज जो फैसिलिटी वाला जो टॉयलेट है वो वहाँ पे लगाने की कृपा करें। ठीक, देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। स्मार्ट सिटी पार्क वो पार्क है जहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री इतनी व्यस्तताओं के बाद भी प्रतिदिन वृक्षारोपण करते हैं। तो आप और स्मार्ट सिटी का जो हमारा पार्क है स्मार्ट पार्क, वहाँ पर बेहतर लाइट जल रही है, अच्छे पौधे लगे हैं, वॉकिंग ट्रैक है। पर नागरिक सुविधाओं के संबंध में आपने कहा तो जो सुविधाएं वहाँ पर नहीं होंगी उनको भी स्थापित कर दिया जाएगा और बहुत जल्द स्थापित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आगे तो हम बढ़ेंगे ही, साथ ही आप हमें बता रहे थे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। हाँ, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम लगातार बेहतर काम कर रहा है। NTPC द्वारा 400 टन सूखे कचरे से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना भी आदमपुर छावनी में हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे ये जो भोपाल शहर से कचरा इकट्ठा होता है उस कचरे से चारकोल बनाया जा सके। ऐसे ही गीले कचरे से हम CNG गैस के प्लांट भी लगाने वाले हैं। तो अब मैं देख सकता हूँ या हम सब ये जानते हैं कि जो कचरा शहर भर में लगभग 400 टन गीला और 400 टन सूखा कचरा जो कलेक्ट होता है, 400 टन सूखे कचरे से चारकोल बनाने के लिए हम काम करेंगे तो कचरा एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो भानपुर खंती किसी समय कचरे का ढेर हुआ करती थी, आज वहाँ सुंदर पार्क बना हुआ है
लोग वहाँ सेल्फी पॉइंट बन चुका है भोपाल के लिए। तो लगातार स्वच्छता में भोपाल बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सुबह 5 बजे हमारे स्वच्छता में लगे हुए कर्मचारी सभी जाग करके जब पूरा शहर सो रहा होता है उस समय वो सारे लोग शहर को साफ कर चुके होते हैं। तो 2 प्रकार की सफाई व्यवस्था है, एक नाइट में भी सफाई की व्यवस्था होती है बाज़ारों में, वहाँ पर हमारे नगर निगम के कर्मचारी रात भर जब बाज़ार बंद होता है उसी समय पूरे बाज़ार को क्लीन कर देते हैं और सुबह जब बाज़ार खुलता है तो वो साफ़ मिलता है। तो कई प्रकार के अभिनव काम भी चल रहे हैं, लगातार नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रही है और इसमें भोपाल की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद है, सहयोग है। एक और सिविक सेंस वाली बात हमेशा मैं भोपाल के लोगों के बीच आग्रहपूर्वक करता हूं कि जिस प्रकार से अन्य शहरों में अपने शहर के प्रति एक लगाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो चुका है, भोपाल की जनता भी भोपाल से बेहद स्नेह प्रेम करती है और आज अन्य शहर की अपेक्षा हमें भी इन बातों पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि भोपाल में भी अगर कोई टूरिस्ट या कोई अन्य भी अगर कहीं भी कोई कचरा फेंकता है तो हमें रोकने टोकने की आदत लानी चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, ये स्वभाव बनना चाहिए और ये स्वभाव जब बनेगा तो निश्चित रूप से हम अपने शहर को साफ रखेंगे ही और बाहर से आने वाले लोगों में भी एक आदत बनेगी कि हमें भोपाल में भी, राजधानी में भी यहाँ पर कचरा हर कहीं नहीं फेंका जा सकता है। उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन लगे हुए हैं, प्रॉपर आप यथा स्थान पर कचरे को डालें। तो सफाई एक ऐसा विषय जिसमें निगम को जो काम करना वो तो बखूबी कर ही रहा है, पर आम नागरिकों को भी इसमें उतनी ही भागीदारी दिखानी पड़ेगी। अभी हम राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स के साथ भी मिल करके भोपाल में एक एनवायरनमेंट कैसा बनाया जाए। सर एक और कॉलर हमसे यहाँ पर इस बीच जुड़ रहे हैं। जी प्रकाश जी हैं इस समय। प्रकाश जी अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी प्रकाश जी अपना प्रश्न कीजिए। हेलो सर जी आपको सुन सकते हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए। जी प्रकाश जी बताइए। आप ये बोलना चाहूँगा सर, बड़े तालाब पे सर काफी समय से देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़ा तालाब पे मतलब कोई कुछ और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। काफी समय से बड़ा तालाब जैसा था और वैसा ही है वो, उसमें और कुछ अच्छा डेवलपमेंट होता है। यही तालाब अगर इंदौर शहर में होता तो वो ज्यादा खूबसूरत होता है, ऐसा भोपाल वासियों का पूछना है। बड़े तालाब प्रदीप जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में मुश्किल से 8 दिन पहले मैंने नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी बात के निर्देश दिए कि भोपाल के अंदर 7 वाटर बॉडीज़ हैं और इन 7 वाटर बॉडीज़ को हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करें। भोपाल की आम जनता वहाँ अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जाकर के उस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा सके। इस प्रकार से वहाँ हमने विकास की योजना बनाने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है। भोपाल का बोट क्लब आप देखिए कि इतना खूबसूरत है कि वहाँ भीड़ लगी रहती है, रविवार और शनिवार के दिन तो वहाँ हमें जगह नहीं मिलती है। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि राजधानी में साथ हमारे पास छोटे बड़े तालाब हैं और अपने आप में ये भोपाल में 4 चांद लगाने का काम करते हैं और भोपाल नेचुरल रूप से भी बहुत खूबसूरत है। एक तरफ जहाँ पर हमारे पास 7 वाटर बॉडीज़ हैं, 7 छोटे बड़े तालाब हैं, वहीं आप अगर इसका ड्रोन व्यू लें ऊपर से अगर हम देखें तो पूरे के पूरा भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए रहता है। हमें कहीं भी कोई कंक्रीट नहीं दिखाई देती, कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है, चारों तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखाई देते हैं। ये भी हमारे भोपाल की खूबसूरती है। बिल्कुल, नैसर्गिक सुंदरता जो है वो भोपाल को अपने आप में मिली ही हुई है, उसे और सुंदर बनाने का कार्य आप और हम मिलकर करेंगे। तो साक्षी जी आप हमें बताइए कि स्मार्ट सिटी पर्यावरण के लिए क्या पहल होगी? जी स्मार्ट सिटी की पहल पर्यावरण के अंतर्गत जैसे कि आपने अभी सुना, हम ऑलरेडी बहुत लकी हैं इस विषय में कि हमारा 30% बायोडाइवर्सिटी कवर है। जो जैव विविधता है उसके मद्देनज़र हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी दृष्टिकोण से भाग्यशाली हैं, बिल्कुल ये कहना सही रहेगा। और साथ ही साथ में जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट से बात आती है कि आप अपने घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारा जो जंगलवास है उसकी पहल है इस वर्ष हर घर ऑक्सीजन स्टेशन की, जिसमें हम किस तरीके से लोगों को ये बताएं कि कैसे वो अपने घर में एक छोटा सा ऑक्सीजन स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब ठीक है बायोडाइवर्सिटी के मद्देनज़र अगर हम चीज़ें देखें
तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि आज की डेट में हमें अपने घर के आसपास के परिवेश में कितना ज़्यादा फ्लोरा फौना दिखता है, उस विषय पे अगर हम चर्चा करें तो वो थोड़ा एक बात करने वाला विषय रहेगा। और इसमें बात आती है व्यक्तिगत निर्माण की। सरकार जो अपना काम कर रही है वो उसका काम है। जैसे हम जब स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें 4 पहलू आते हैं। एक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एक एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और एक गवर्नेंस आता है। तो इसमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक ह्यूमन सोसाइटी या अगर हम ये कहें कि व्यक्तिगत का सिटी की तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे सरकार की तरफ से अगर हम इस पहलू पे अगर मैं जो पॉइंटर्स मेरे पास है उसके बेसिस पे अगर हम भोपाल को कंसिडर करें स्मार्ट सिटी के रूप में, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो परिपूर्ण है। जैसे पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी हमें सब जगह मिलती है दूर दूर तक, मतलब सिटी के हर छोर तक वो सप्लाई है कि नहीं, वाटर सप्लाई है कि नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीवर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी फैसिलिटी है कि नहीं। आपने देखा होगा कि अभी हमारे अटल पथ पे और ऑल ओवर भोपाल कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर आपको ई बाइक्स की अवेलेबिलिटी या फैसिलिटी चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। फिर इसी के साथ साथ स्मार्ट पोल्स हैं जिससे कि हम साइबर कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं वाईफाई से क्या हमारी सिटी कनेक्टेड है। जी हाँ, बिल्कुल उस ताज पे हम लोग हैं, हम उस दृष्टि में चल रहे हैं। अभी जैसे हमारे लेक की बात आई, बड़े तालाब की, तो एक विषय में अपने मतलब मुझे जो क्लिक हुआ वो ये है कि कभी भी जो एक सिटी का सिटी मॉड्यूल होता है, स्मार्ट सिटी का मॉड्यूल, वो दूसरी स्मार्ट सिटी के मॉड्यूल से कभी कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्तिगत की जो हॉबीज़ होती है वो दूसरे व्यक्ति से हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो भोपाल शहर अपने आप में ही एक अनोखा शहर है, उसको हम किसी दूसरे शहर से नहीं कंपेयर कर सकते। कि हिमाचल में कोई शहर है, वो जिस आधार पे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, उस आधार पे अगर हम भोपाल को बदलने लगे तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर हम लेक की बात करें तो आपको पता होगा रिसेंटली ही हमारे वाटर सोलर यूनिट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का वहाँ पे अब आप देखिए कि मतलब इतना बड़ा तालाब है। इको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेवलपमेंट हमारी नगर निगम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में कि किस तरीके से कार्बन एमिशन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में ये काम में आ सकता है। तो हमारे यहाँ सोलर यूनिट्स, फ्लोटिंग यूनिट्स इंस्टॉल हो रही है। रीवा में आपने देखा होगा कि सोलर यूनिट्स का कितना बड़ा एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। आजकल एग्रोवॉलिटिक्स का ज़माना है जिसमें हम एग्रीकल्चर और सोलर को मिला करके काम कर रहे हैं। तो धीमे धीमे चीज़ें हो रही हैं। व्यक्ति को अपने माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है, और जब वो माइंडसेट अपने घर से चेंज होना स्टार्ट होगा, जैसे कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। क्योंकि एक सिटी है, उसमें वेस्ट जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है कि वो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका निरीक्षण करने के लिए हमारी नगर निगम की टीम जुटी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ की जो हाट है, जो सब्जी मंडी की हाट है, उसको हमने प्लास्टिक फ्री करने में बहुत बड़ा योगदान है नगर निगम का। बिट्टन हाट जो सबसे बड़ी हाट है, मानी हुई हाट है, वो पूरा एकदम सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री है। तो ये कितनी बड़ी मुहिम है। इसको रेप्लिकेट करने का दायित्व, फ़र्ज़ उस जगह के रहने वाले व्यक्ति का रहता है कि जब वो बिट्टन हाट आए या वो सब्जी मंडी जाए तो वो अपना खुद का थैला लेके आए, उस थैले के अंदर 10 अपने थैले लेके आए। इस तरीके से छोटी छोटी जो पहल हैं उनको जब हम एकजुट करके देखते हैं और वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेड फाइल बनती है, तब जा कर के हम स्मार्ट सिटीज़ की तरफ अग्रसर होते हैं। सरकार अपना काम जो कर रही है वो उसका काम है, लेकिन व्यक्ति का काम उसके घर से स्टार्ट होता है। तो उस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जो लोग घर पर बैठ कर के इस चीज़ को सुन रहे हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी, पर उसके पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। तो किशन जी, हमें ये आगे आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आवास योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है उसमें आवास योजना भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाएगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका क्या रुख है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 प्रकार के मकान हम लोग बना रहे हैं। एक वो जो नॉन स्लम के मकान हैं, उसमें LIG, MIG सभी प्रकार के मकान हैं, वो भी बड़ी संख्या में भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम बना रहा है। और आप उसमें देखेंगे कि हम अभी तक 4000 से ऊपर मकान, 4664 EWS, 2412 LIG, 1130 MIG आवास हम बना चुके हैं। और भी हमारे फेज़ सेकंड में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत भोपाल के आम लोगों को
प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्लम क्षेत्र में भी झुग्गी मुक्त शहर बनाने के लिए निगम संकल्पित है और उसके लिए भी स्लम में रहने वाले जो नागरिक बंधु हैं उनको भी झुग्गी मुक्त आवास योजना के तहत हम उनको भी मकान देने के लिए लगातार मकान बना करके उनको ठीक से उनका जीवन यापन हो सके, इस प्रकार की योजना पे भी नगर निगम काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि अपने उद्बोधन में कई बार कहा कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होगा जिसकी अपनी छत ना होगी, उस कॉन्सेप्ट पे भी भोपाल की नगर निगम बेहतर काम कर रही है। सभी को आवास मिलेगा, इसी उम्मीद पर हम कायम हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम दर्शकों चर्चा को थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे क्योंकि अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है। और जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं, विदेश घूमिए उसके पहले देश घूमिए, और देश घूमिए उसके पहले मध्य प्रदेश घूमिए। तो चलिए करके आते हैं मध्य प्रदेश के ही एक जगह की सैर। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुंदर पानी में तो चींटी गिरी हुई है। वृक्षारोपण नगर निगम भी बहुत लार्ज स्केल पे प्रकृति के ऐसे ही अनोखे रूप अक्सर देखने को मिला करते हैं। नैसर्गिक सुंदरता यहाँ अपने अलग अलग रंगों में सचमुच बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसे कान्हा जोन, किसली जोन, मुक्की जोन और सरही जोन में बांटा गया है। मैकॉल पर्वतमाला की हलोन घाटी और बंजर घाटियों के घने जंगलों में यहाँ तरह तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को फलने फूलने का मौका मिला करता है। 1930 के दशक में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बाद में बाघों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी हासिल हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की पृष्ठभूमि भी कान्हा के ही घने जंगलों से प्रेरित है। कान्हा के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग पिछली कई पीढ़ियों से जीव जंतुओं और जंगलों के संरक्षण में भी सक्रिय रहे हैं। बाघों के अलावा यहाँ बारहसिंघा, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भालू, चिकना पानी कुत्ता और भारतीय अजगर जैसे जीवों को भी संजोया गया है। वास्तव में तो 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां, 43 स्तनपायी, 26 सरीसृप और 500 से अधिक कीट प्रजातियां इस जैव संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं वनस्पति में साल और बांस के वन क्षेत्र यहाँ की खासियत है। इसी प्रकार 10 तरह के पुष्पधारी पौधों की 850 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। दरअसल इस जैविक विविधता को संरक्षित करने में स्थानीय निवासियों का भी वन विभाग के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाम भले ही कान्हा टाइगर रिजर्व हो, लेकिन अगर कान्हा के किसी एक जीवन को चुनने को कहा जाए तो वह निस्संदेह बारहसिंघा होगा। बड़े भूरे रंग का हिरण प्रजाति का ये जंतु दुनिया में केवल कान्हा में ही पाया जाता है। 20 साल पहले ये लुप्त प्राय हो गया था, पर विशेष प्रयासों का नतीजा है कि कान्हा के जंगलों में एक बार फिर ये बड़ी संख्या में कुलांचे भर रहा है। झुंडों में विचरण करने वाले बारहसिंघा का भोजन हरी भरी घास हुआ करता है। नर बारहसिंघा अक्सर मादा बारहसिंघा को लेकर आपस में लड़ा करते हैं और इस टकराव में वे अपने अनोखे सींगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया करते हैं। समूची दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बाघ मारे जाते हैं। ताजा गणना के बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में अब तक 3000 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को तो बाघों का ही घर माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या करीब 526 है। केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही 80 से ज्यादा बाघ हैं। इन्हीं में रॉयल टाइगर को देखने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बेहतरीन स्थल माना जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी इन बाघों के रहने के लिए मध्य भारत और कान्हा का ये वन क्षेत्र आदर्श और अनुकूल माना जाता है। एक समय था जब बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से कम हो गई थी,
लेकिन कान्हा सहित देश के अन्य टाइगर रिजर्व में किए गए प्रयासों के नतीजे सामने आए और एक बार फिर देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। कान्हा में बाघ और बारहसिंघा के अलावा ढेरों अन्य जीव जंतु भी हैं। इन्हीं में से एक है गौर यानी इंडियन बाइसन। ये झुंड में रहा करते हैं। घुटनों से नीचे मोजे की तरह व्हाइट सॉक्स इनकी विशिष्टता रहा करता है। इनके एक समूह में एक नर हुआ करता है। इनके अलावा कुलाचे भरते हिरण और नील गाय कान्हा में जगह जगह दिखाई दिया करती हैं। जीव जंतुओं को देखने के साथ ही जंगल में फैले हरे भरे मैदान, दूर दूर तक फैले जंगल और उसकी महकती ताजा हवा यहाँ की सैर का मजा ही अलग कर दिया करती है। कैसी लगी आपको कान्हा की सैर? मध्य प्रदेश का गौरव है, तो गर्मी की छुट्टियों में ज़रूर घूम के आइएगा कान्हा अपने परिवार के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अतिक्रमण का जो सवाल रहता है वो ज़रूर पूछेंगे हम किशन जी से। तो सर हमें बताइए कि अतिक्रमण के लिए क्या हमारी कार्रवाई रहती है, कैसे उनके समाधान नगर निगम करता है? देखिए, नगर निगम में हमारे 85 जनप्रतिनिधि हैं और मेयर भी हैं। नगर निगम का अपना टोल फ्री नंबर भी है। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है कि जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं उनमें सर सुविधाओं की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? और दूसरा मेरा प्रश्न था सर कि प्रदूषण कम से कम हो स्मार्ट सिटी में, उसका किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है? जी देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए लगातार नगर निगम कई प्रकार के काम कर रहा है। एक और जहां अपना कचरे गाड़ियों को सीएनजी गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी के रूप में हम चेंज कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में हमारी जो गाड़ियां हैं उनको हम कन्वर्ट करके सीएनजी से रिप्लेस कर रहे हैं या बैटरी चलित गाड़ियों से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये भी प्रदूषण रोकने की दिशा में एक बड़ा काम है। दूसरा, वृक्षारोपण भी लगातार बहुत बड़े स्तर पर नगर निगम लार्ज स्केल पे कर रहा है और लाखों की संख्या में अभी तक हम प्लांटेशन कर चुके हैं। तो इससे भी भोपाल के पर्यावरण को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में कई प्रकार की सुविधाएं आपको मिल रही हैं। स्मार्ट सिटी में आपको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी रहने वाली है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि नागरिक एक कल्पना कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में ये सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं स्मार्ट सिटी में रहेंगी और जब ये पूरी तरह से आकार ले चुकी होगी तब हम गौरवान्वित होंगे कि भोपाल में हमारी स्मार्ट सिटी पूरी तरह से तैयार हुई और ये भोपाल के खूबसूरती में या सुविधाओं में चार चांद लगाने वाली योजना होगी। जी, अतिक्रमण के बारे में आप हमें जानकारी दे रहे थे। हाँ, तो अतिक्रमण के मेरे उसमें ये कहना था कि हमारे पास विभिन्न स्रोत होते हैं शिकायतों के। आम जनता भी नगर निगम के टोल फ्री नंबर पे या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अतिक्रमण की शिकायतें करती है और हमारा अमला उसको तत्काल रिमूव करने का काम करता है। अभी मैंने भी निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात के निर्देश दिए हैं कि भोपाल की सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त हो, भोपाल का ट्रैफिक स्मूथ चले। हमें इस कार्य योजना पे काम करना है। स्ट्रीट वेंडर व्यवसाय करें पर रोड पे करें, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपना व्यवसाय करिए पर अतिक्रमण का हिस्सा मत बनिए। भोपाल की आम जनता की सुविधा का भी ध्यान हमें रखते हुए अपना व्यवसाय करना पड़ेगा। तो सारी सड़कों पर अतिक्रमण हम हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हमारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय समय पे होती रहती है। मैं एक और भोपाल के लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि ओल्ड सिटी हम सब जानते हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज पूरे शहर के लोग ये जानते हैं कि वहाँ अपेक्षाकृत सस्ता सामान मिलता है। पर जाने से क्यों आदमी संकोच करता है कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, वहाँ इंक्रोचमेंट होगा। तो भोपाल के व्यापारी और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी मेरा आग्रह है कि स्वयं आप अपने बाज़ार को इंक्रोचमेंट फ्री बाज़ार बनाएं। मेरा आपसे वादा है कि आपके व्यवसाय में कई गुना वृद्धि होगी जब लोगों को लगेगा कि हम वहाँ आसानी से पार्किंग कर सकते हैं, किसी प्रकार की हमें असुविधा नहीं होगी और बाज़ार अगर हमें वहाँ सस्ता मिल रहा है, अगर हमें ख़रीदारी वहाँ सस्ते दामों पर हो रही है तो स्वाभाविक रूप से पुराने भोपाल में भी लोग खरीदारी करने बड़ी संख्या में आएंगे। तो इसलिए व्यापारियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने व्यापार को लॉन्ग टर्म अगर उसको चलाना है तो वो अपने आसपास स्वयं भी अतिक्रमण ना होने दे, क्योंकि कई बार इस प्रकार के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं
कि जो दुकानदार है वही छोटे से एक दुकान वाले को अपनी दुकान के सामने बिठा देता है और उससे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मंथली पैसा लेता है। ये परंपरा आप बंद करेंगे तब आपका स्वयं का व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाना नगर निगम तो अपना काम करती है, पर आप उसको दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत करो ये भी ठीक नहीं है। अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे तो इसका लाभ भी आप लोगों को ही ज़्यादा होगा। जी, निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटेगा तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी और उसका फ़ायदा व्यापारियों को भी मिलेगा और जितने हमारे नागरिक हैं उनको भी मिलेगा। और आगे प्रश्न क्योंकि आता है मन में, अतिक्रमण की बात तो हमने कर ली, पर क्षति पहुंचाने वाले, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नगर निगम ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, सिटी को स्मार्ट बनाने के काम किया, सुंदर बनाने के काम किए, पर क्षति पहुँचाने वाले कहीं ना कहीं नुकसान कर देते हैं। तो उनके लिए क्या प्रावधान होते हैं, क्या उनको किस तरीके से रोक लगाई जाती है? मैं जैसे ही नगर निगम अध्यक्ष की जवाबदारी में आया तो मैंने आयुक्त भोपाल पुलिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र का आशय यही था कि आपके पूरे भोपाल शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों में अगर कोई भी असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व भोपाल की शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ कैद होता है या भोपाल की खूबसूरत किसी स्थान को बदसूरत करने के कृत्य करता हुआ कैद होता है, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके संबंधित थाने में ऐसे आपराधिक तत्व के खिलाफ आप एफआईआर करें और उसको अंदर करें। क्योंकि भोपाल की जनता ने, शहर की जनता, किसी भी शहर की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट के काम होते हैं, और कोई असामाजिक तत्व अगर इनको क्षति पहुंचाने का काम करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, ब्यूटिफिकेशन को डैमेज करने का काम करेगा, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और एक उदाहरण है कि अटल पथ पर जब इस प्रकार की घटना, आपको बीच में मैं रुकना चाहूंगी, एक कॉलर फिर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर। जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी, सड़क पत्र के लिए अध्यक्ष जी को नमस्कार चाहूंगा मैं। नमस्कार अध्यक्ष जी, वार्ड नंबर 28 से विश्वकर्मा बोल रहा था। जी विश्वकर्मा जी बताइए। अपने वहाँ पे जो लीज की जो समस्या है कब तक खत्म हो पाएगी? आपकी लीज नगर निगम से संबंधित है या हाउसिंग बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम की? हाउसिंग बोर्ड पे। हाउसिंग बोर्ड की, ठीक है। देखिए, लीज के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश स्पष्ट हैं कि हम फ्री होल्ड करने जा रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में भी फ्री होल्ड होने या लीज आपके रिन्यू होने के संबंध में जो भी कार्रवाई हो रही होगी वो प्रचलित होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल लीजिएगा, जहाँ जो मदद हो सकती है वो आपकी की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। और अतिक्रमण के लिए आप, क्षति पहुंचाने वालों के लिए आप कार्रवाई, तो अटल पथ पर जब इस प्रकार की घटना हम सबके सामने आई कि वहाँ कुछ बेंचें असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी, डस्टबिन में फटाके डाल के फोड़ दिए गए थे, तो मैंने, पुलिस ने, आप देखिए कि मैं पुलिस को, भोपाल पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत गति से कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ लिया जिन्होंने ये कृत्य किया था। जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो भी पुलिस ने अपने विशेष एफर्ट्स लगाए, अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और इस बात को खोज निकाला कि घटना किसने की, और वो 6 लोग पकड़ाए और 6 लोग आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो मेरा ये असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश है कि भोपाल की जनता ने जो टैक्स से पैसा दिया है, अपनी गाड़ी कमाई से पैसा दिया, उस पैसे से शहर में विकास कार्य होता है। अगर कोई बदमाश उसको शरारतपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस भी सख्ती से काम पेश आएगी और नगर निगम भी आएगी, और तुम्हारे घर से भी, आपकी प्रॉपर्टी से भी जितने का नुकसान हुआ वो वसूल लिया जाएगा। बिल्कुल, सबक ज़रूरी है असामाजिक तत्वों के लिए। साक्षी जी, आगे आप बताइए हमें कि अगर हम स्मार्ट उन्मुख स्मार्ट सिटी की बात करें तो ऐसी स्थिरता उन्मुख स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा है? मैंने जो आपको पहले चीज़ें बताई उसी को अगर मैं ध्यान में रख कर के आपको बताऊं तो उन्मुख चीज़ें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जाती हैं। और इसमें एक एस्पेक्ट जो मैंने रोक दिया था, मतलब जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई उसमें एक आखिरी एस्पेक्ट ये था कि जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली खड़े होते हैं। हम इस साक्षी जी, बीच में रोकना चाहूँगी, आज एक कॉलर और हमसे जुड़ रहे हैं जबलपुर से। जी, अपना प्रश्न कीजिए। अशोक जी हैं, अशोक जी अपना प्रश्न कीजिए। जी सर, यहाँ नगर निगम में क्या होता है कि बहुत से कार्यक्रम ऐसे लोग प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे साइकिल ट्रैक बना देते हैं जी, को बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जी जी अशोक जी, ये सब नागरिकों को उसकी रखरखाव नहीं, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं होता है।
और लाखों रुपए की बर्बादी हो रही। और सर से ये भी जानना चाहते हैं सर कि अतिक्रमण जो है वो अतिक्रमण लोग हटाते नहीं है, तो कोर्ट में फंसा देते हैं लोगों को, ले आके करोड़ों रुपए की बर्बादी हो जाती है, लोगों के घर परिवार हो जाता है। सर इसके लिए क्या करना चाहिए? जबलपुर में तो ये हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अतिक्रमण के संबंध में थोड़ा सख्ती से पेश सभी नगर नियमों को आना ही पड़ेगा, वरना अगर हम लिबरल होते रहे तो एक समय ये होगा कि सड़कों पे चलना कठिन हो जाएगा। हमारा ट्रैफिक जो स्मूथली चलने के लिए सड़कें बनी हैं वो उस काम के लिए ही नहीं रह जाएगा। तो इस पे तो हम तो बहुत सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। साइकिल ट्रैक का भी आपने कहा, तो साइकिल ट्रैक बनाने के पीछे भी मकसद ये है कि लोग सुबह साइकिलिंग करें, अपने हेल्थ को अच्छा रखें। इस पर्पज़ से साइकिल ट्रैक का प्रोविज़न किया गया है और उद्देश्य अच्छा है, आपका लाभ उठाइए। बल्कि मेरा तो आपसे आग्रह है कि साइकिल ट्रैक का आप लोग भी लाभ उठाएं, जबलपुर में ही सही, पर आप लाभ उठाएंगे तो इसी पर्पज़ से बनाया गया। वरना एक और हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ जा रहा है और आज इस बात की कोई चिंता ही नहीं कर रहा है कि हेल्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप देखिए कि आज सरकार इस प्रकार से भी सोचने लगी कि अपनी योजनाओं को बनाने में साइकिलिंग के लिए विशेष अलग से ट्रैक बना रहे हैं। तो ये एक नागरिक सुविधा की दिशा में उठाया हुआ कदम है। इसको पॉजिटिवली देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे तो सबको लाभ होगा। निश्चित तौर पर समाज, सेहत, पर्यावरण सभी को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। साक्षी जी, आप अपनी बात को जारी रखिए। जी, तो जब हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो सिटी है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ, उसमें एक पॉइंट जो था कि हम सिटी का एयर पोल्यूशन लेवल किस तरीके से मेंटेन करें, मॉनिटर करें, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट होएगी सिटी और हमारी जो लोगों की तादाद है एक सिटी में बढ़ती है, लोगों की नीड्स बढ़ती हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी आजकल बहुत सारे विकल्प हैं कि हम ई-बाइक्स के लिए जाएं और ये सारी चीज़ें। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं वो हमारे ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है एप्को, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा हमारे भोपाल के बहुत सारे एरियाज़ में लगाए गए हैं। और ये एक पैरामीटर है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है कि अगर आपके शहर में एयर क्वालिटी मॉनिटर होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स टॉक्सिक लेवल के नीचे है तो आपका शहर रहने लायक है। जो हम सिटी दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे टॉक्सिक लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आज की डेट में जो बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम है या फिर ये कहूँ कि 5 वर्ष की उम्र से भी कम है तो उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो श्वास आप अंदर लेंगे वो ही जाकर के आपके लंग्स को हैम्पर करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में आपका खुद का एक छोटा सा पॉकेट जंगल्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि भोपाल में एक बहुत अच्छा पॉकेट जंगल मैं अपनी दृष्टि से जिसे देखती हूँ वह है स्वर्ण जयंती पार्क, जो हमारे कोलार में स्थित है। वो आज की डेट में भी इतना ज़्यादा घना है और इतना ज़्यादा उसमें आपको स्पीशीज़ मिल जाएंगी कि अगर आप एक छोर से निकलेंगे और दूसरे छोर तक पहुँचेंगे तो करीबन आपको 50 से 60 स्पीशीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये भी एक मापदंड होता है ग्रीन, जो हमारा ग्रीन स्पेसेस डेवलप करनी है स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत, ये पॉइंटर दिया गया है जी। तो हमें पॉकेट जंगल्स डेवलप करने हैं जिन्हें हम लंग्स ऑफ द सिटीज़ कहते हैं बेसिकली। 1200 स्क्वायर फीट में, 1500 स्क्वायर फीट में सिटीज़ के बीच में, ऐसा नहीं कि हम सिटी के इर्द गिर्द जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके सेक्टर्स या सेक्शंस को काट करके उसे सिटी फॉरेस्ट कहें, वो अनैतिक है, मतलब सही नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज़ की तर्ज पे अभी हमारी मेट्रो लाइन डल रही है, आप सबको पता है। लेकिन जैसे हमारा महाराणा प्रताप नगर है, एमपी नगर, उस एमपी नगर के साइज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कितने पॉकेट जंगल्स या ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। न्यू मार्केट के शहर के, मतलब न्यू मार्केट में बीचों बीच में क्या है उस पे हमें डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज़ हैं, उनके जो गार्डन्स हैं उनको सस्टेनेबल गार्डन्स में डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। गार्डन डेवलपमेंट हो रहा है, नगर निगम इसमें बहुत अपना योगदान दे रही है। आपको जिस भी तरीके, अगर आपको कंपोस्टिंग यूनिट चाहिए तो वो आपको वो इंस्टॉल करके देगी, अगर आपको ओपन जिम चाहिए वो आपको इंस्टॉल करके देगी, अगर आपको पेड़ चाहिए तो वो आपको देगी। लेकिन उसका पूरा सस्टेनेबल मॉड्यूल को चलाना वो आपका काम रहेगा। तो ये जो अर्बन पॉकेट जंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन स्टेशंस के बारे में आपको बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस ये कैसे रोल प्ले करते हैं। जब हम स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करते
करते हैं तो हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम उसको जैसे मतलब फ्लडिंग हो गई या कुछ हो गई, तो हमें ऐसे कंक्रीट जंगल्स के बीच में ऑक्सीजन स्टेशंस होने चाहिए जहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उस जगह की ज़्यादा हो, जिससे कि कभी भी उस इलाके का वाटर लेवल कम ना हो, जो अभी हम अपने शहर में बहुत सारे इलाकों में देख रहे हैं। कोलार में ये चीज़ है कि कोलार में ग्रीनरी काफ़ी कम है। मैं क्योंकि खुद कोलार में रहती हूँ और इस विषय में मैं बात रख रही हूँ कि अभी जैसे हमारी जो 6 लेन रोड डेवलप हो रही है, तो चूना भट्टी पे एक पेड़ था, पीपल का पेड़, जो करीबन 150 साल पुराना था, उसको काट दिया गया, ये सोचते हुए कि हम डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पेड़ लगा लेंगे जो उसको कंपनसेट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारी सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस में हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें हमारे पास ऐसे यंत्रों की आवश्यकता है जो हमारे पुराने जो पेड़ हैं उनको रीस्टोर करने का काम करें। एक जगह से दूसरी जगह स्थानीकरण के लिए हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरीज होनी चाहिए, जिसका एक उदाहरण है जो हमारा एयरपोर्ट रोड पे एक पार्क बना है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ रीलोकेट करा गया था और वो वापस वहाँ पे जीवित हो चुका है। तो ऐसा हर एक पेड़ के संग होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो अर्बन हीट जनरेट होती है, एसीज हैं का यूवी रेज हैं, एक्सरे मतलब यूवी रे ABC है, उसी के साथ साथ जितने भी हमारे सोसाइटीज़ में जो भी हम अगर हम MP नगर की बात करें तो वहाँ पे कितना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, उस हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। तो ये एक एस्पेक्ट इसलिए स्मार्ट सिटीज़ में इंक्लूडेड है कि जो भी कंपनसेटरी एक्शन है वो हमारा पर्यावरण हमारे लिए उस चीज़ को कंपनसेट करेगा। बिल्कुल अच्छी पहल है ये। और सर आगे आपसे प्रश्न रहेगा हमारा कि सीवेज की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सीवेज का नेटवर्क हम आगे स्मार्ट सिटीज़ में प्लान करेंगे, क्या उसके लिए योजना रहेगी? देखिए, हम 2-3 तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। नंबर 1, अमृत फेज़ 1 में हमने उन नालों को चैनलाइज किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की ओर जाते थे, और आज हम कह सकते हैं कि भोपाल के बड़े तालाबों में किसी भी प्रकार का सीवेज का कोई पानी नहीं जा रहा है। ये भोपाल के तालाब के संरक्षण के लिए, उसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए, उस शुद्धता के लिए भी उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। सीवेज नेटवर्क अमृत 2 में हमने भोपाल शहर की सभी क्षेत्रों में अमृत 2 को के माध्यम से कवर किया है। उसमें जिन जिन क्षेत्रों में सीवेज लाइन नहीं है, नई डलना है वह नई डाली जाएंगी, रिपेयर होना वह रिपेयर होंगे, और इसके अलावा STB प्लांट के माध्यम से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से भी सीवेज के पानी को भी ट्रीटेड करके उसको भी शुद्ध बनाने का काम हम करने वाले हैं। आज मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि भोपाल में आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल बर्ज में हो, चाहे पार्कों में हो, हम सब कच्चा पानी यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये पीने योग्य पानी नहीं है, ये रॉ वाटर है, और रॉ वाटर के माध्यम से हम भोपाल में हरियाली को मेंटेन करे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा कदम है कि हम ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने का भी काम कर रहे हैं और रॉ वाटर को यूज करने का भी काम कर रहे हैं, और भोपाल में ग्रीनरी बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये भी इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो लगातार नगर निगम भोपाल कर रही है। जी। और अगर जन भागीदारी की हम बात करें, क्योंकि समय कम है, तो जन भागीदारी की अगर हम आपसे चर्चा करें तो क्या चाहते हैं लोगों से सहयोग? देखिए, जन भागीदारी का मुझे केवल एक अपेक्षा भोपाल के लोगों से है, बल्कि सभी लोगों को। संस्थागत जो कार्यक्रम हैं वो संस्थाएं करती हैं, पर नागरिकों का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली नगर निगम जो काम करती है वो जनता की सुविधा के लिए करती है, और उसमें अगर शहर की जनता सहयोगी की भूमिका में आ जाए, चाहे स्वच्छता के मामले में हो, कि वो अगर मान लीजिए भोपाल के लोग या किसी भी शहर के लोग ये ठान लें कि मुझे यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना है, तो स्वाभाविक रूप से वो शहर स्वच्छ रहने लगेगा। तो ये आदत भी हम सबको लानी पड़ेगी। ये शहर सभी आप सबके टैक्स से ही डेवलप हो गए हैं, आपके पैसे से ही इनमें विकास कार्य हो रहा है, तो इसको संरक्षित करने का काम भी हम सभी का है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी और जनता की पहल से एक स्मार्ट सिटी का निर्माण हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आएँ और आपने हमें पॉकेट जंगल्स के बारे में बताया। निश्चित तौर पर आपकी दी गई जानकारी भी लोगों के लिए लाभान्वित रही होगी, लाभ देने वाली रही होगी। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो अगले अंक तक मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।